तो आज हम बात करने वाले हैं एडुकल्प स्कोर बूस्टर प्रोग्राम में क्लास 8 साइंस का जो पेपर हुआ था इसके बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में आपके दो सेक्शन थे, एक तेजस और एक मंथन। तेजस सेक्शन आसान क्वेश्चनों का ग्रुप था, जबकि मंथन आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करने वाला था। मतलब अच्छे क्वेश्चंस मंथन में थे और तेजस क्वेश्चन जिसमें आप तुरंत तुरंत टिक कर सकते हैं आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। मतलब इनमें से कौन से ग्रुप में सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं वो सिंथेटिक हैं, इसके बारे में बात करना है हमें। तो जैसा कि हम पहला ऑप्शन देखें अगर, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास नाइलन। नाइलन एक तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और तो इसका मतलब ये हमारा नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। टेरिलीन भी हमारा सिंथेटिक होता है, पॉलिस्टर का एक फॉर्म है। वुल नेचुरल होता है, मतलब इस ग्रुप में एक नेचुरल आ गया, दैट इज वाई ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन की, तो पहला उसमें पार्ट है कॉटन। तो कॉटन आते ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक नेचुरल आ गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें है हमारे पास पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक तरह का सब्सटेंस है जो वायर्स को कोट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब वायर्स के ऊपर की जो कोटिंग होती है प्लास्टिक की, वो पीवीसी की होती है। फिर है पॉलीथीन। पॉलीथीन तो हम जानते ही हैं, रोज घर में यूज होने वाला सामान ले जाने लाने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम पॉलीथीन कहते हैं। बेकलाइट जैसा कि हो गया हमारा कुकर वगैरह के हैंडल, ठीक है, यूटेंसिल के हैंडल जितने होते हैं वो बेकलाइट से बने होते हैं। इसका मतलब इसमें तीनों के तीनों जो है ये हमारे सिंथेटिक है, मैनमेड है। लास्ट ऑप्शन जो है इसमें है अक्रेलिक, ये भी सिंथेटिक है, वुल का एक सब्स्टिट्यूट। सिल्क नेचुरल हो गया, तो ये नेचुरल होने की वजह से ये भी ऑप्शन कट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी ओनली। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। फिर आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको जिस शेप में मोल्ड कर दिया गया है वो शेप उनका दोबारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, मेलामाइन, पीवीसी, पॉलीथीन और नाइलन। हम नाइलन की बात अगर हम शुरू से करें, नाइलन से शुरू करें, तो नाइलन का रोप वगैरह बनाए जाते हैं, नायलन के रोप बनाए जाते हैं जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को बांध के रखने के लिए, नहीं तो फिर हम घर में कपड़े वगैरह सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें नायलन की रस्सियों को जला करके देखें तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि पिघल सकता है, शेप और साइज चेंज हो सकता है। पॉलीथीन भी जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये भी थर्मोसेटिंग नहीं है। पीवीसी वायर्स की जो कोटिंग होती है ये भी आग लगने के दौरान पिघल जाती है। इसका मतलब ये भी अपना शेप और साइज मेंटेन नहीं रख पाती है। फिर बचा हमारे पास मेलामाइन। तो मेलामाइन एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है जो कि अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर होगा हमारा मेलामाइन। फिर आता है हमारे पास, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मेलामाइन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। मतलब इनमें से कौन है जिनकी प्रॉपर्टी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कॉमनली होती नहीं है। तो सबसे पहला है नॉन रिएक्टिव। तो ये हम सभी लोग जानते हैं प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, इसलिए काफी यूज होने वाला एक तरह का सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड में। फिर ड्यूरेबल की बात करें तो ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, तो प्लास्टिक लंबे समय तक रहते हैं, ये हम जानते हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकते। लाइट इन वेट भी होता है प्लास्टिक। और आखिरी ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले। तो प्लास्टिक कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तो तार के ऊपर, वायर्स के ऊपर की कोटिंग पीवीसी की बनाई जाती है जो कि एक तरह का प्लास्टिक है, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो पाए, जब हम उसे टच करें तो हमें करंट ना लगे। इसीलिए इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है प्लास्टिक की, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी ये होती ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैच द फॉलोइंग है। मतलब इसको हमें मैच करना है। दो कॉलम दिए हुए हैं ए और बी। कॉलम ए में है हमारे पास नाइलॉन
पीवीसी और बेकलाइट, जबकि कॉलम बी के अंदर है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और फाइबर। तो हम जानते हैं कि नायलॉन ही वो चीज है जो कि एक फाइबर होता है इन तीनों में से। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक होता है क्योंकि ये पिघल सकता है, शेप और साइज सेम नहीं रहता है। बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट एंड फर्स्ट का सॉरी थर्ड का सेकंड। तो ये मैच होता है हमारे सी ऑप्शन से, इसीलिए हम बोलेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेयन, मतलब इनमें से कौन है जो कि रेयन का सोर्स है, मतलब जहां से हमें रेयन मिलता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, वुल, वुड पल्प, पीईटी और सिल्क। तो वुल नेचुरल फाइबर है जबकि रेयन सिंथेटिक फाइबर है। तो वुल से तो रेयन नहीं बनाया जाता है, जबकि हम जानते हैं रेयन जो है एक सब्स्टिट्यूट होता है सिल्क के लिए, मतलब हमारे लिए आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो रेयन है। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये पीईटी है जो कि एक तरह का प्लास्टिक होता है। ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह जो होते हैं इनसे बनाए जाते हैं पीईटी से। लास्ट ऑप्शन है सिल्क। तो रेयन खुद ही सिल्क का एक सब्स्टिट्यूट है, तो ये सिल्क की मदद से नहीं बनाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, वुड पल्प की मदद से इसको बनाया जाता है। बस सिक्स क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लास्टिक के लिए जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास है, प्लास्टिक ऑफ एनी काइंड कैन बी रिसाइकल्ड। किसी भी तरह का, किसी भी काइंड का प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल किया जा सकता है। तो क्या ये सही है? नहीं, सभी तरह के प्लास्टिक रिसाइकल नहीं किए जा सकते। हम जानते हैं कि कुछ ही तरह के प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि रिसाइकल किए जा सकते हैं। और फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ओनली थर्मोसेट प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। थर्मोसेट प्लास्टिक ही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते। तो थर्मोसेट प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकते, बात तो सही है। सी ऑप्शन की बात करें तो बोला गया है ओनली थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, तो ये बात भी सही की गई है, थर्मोप्लास्टिक जो है वो रिसाइकल किए जा सकते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, मोस्ट प्लास्टिक ओरिजिनेट फ्रॉम क्रूड ऑयल। ये बात भी सही है, क्रूड ऑयल से ही बहुत सारे प्लास्टिक निकलते हैं। मतलब प्लास्टिक जो है एक तरह से समझ सकते हैं हम कि क्रूड ऑयल का ही बाई प्रोडक्ट है। जब क्रूड ऑयल से उसके कंपोनेंट को सेपरेट किया जा रहा होता है तो उससे निकलने वाले जो बाई प्रोडक्ट हैं उनसे भी प्लास्टिक बनाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास ए, कि प्लास्टिक सभी तरह के एनी काइंड कैन बी रिसाइकल्ड। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, समझ गए। तो सिक्स क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब ये सिक्स क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन लगभग सेम कैटेगरी के, इनमें से हमें बस चूज करना है कौन सा करेक्ट है। पिछली बार हमसे बोला गया था चूज कीजिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जब आप लोग कर रहे होंगे तो इन क्वेश्चंस पे खास ध्यान दीजिएगा अगली बार, कि ये क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग इसलिए होते हैं कि एक स्टेटमेंट आपसे इनकरेक्ट पूछता है और एक स्टेटमेंट करेक्ट पूछता है। ठीक है, और खास करके बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि इनकरेक्ट वाला पिछला क्वेश्चन था तो अगला क्वेश्चन भी करेक्ट वाला ही होगा, इनकरेक्ट वाला। चलिए तो बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है रिसाइकलिंग अ प्लास्टिक डाउनग्रेड्स इट्स क्वालिटी। एक प्लास्टिक को रिसाइकल करने पे उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड्स हो जाती है। डाउनग्रेड मतलब क्वालिटी घट जाती है, तो ये सही बात है। प्लास्टिक को जितनी बार रिसाइकल किया जाता है उतनी बार उसकी क्वालिटी घट जाती है। ऐसा होता है कि जब रिसाइकल किया जाता है तो प्लास्टिक की क्वालिटी घटने की वजह से वापस उसे उसी क्वालिटी का बनाने के लिए उसमें बाहर से चीजों को मिक्स किया जाता है ताकि क्वालिटी फिर से वैसा ही आए। तो इसीलिए हम बोलेंगे पहला ऑप्शन सही है। बाकी देख लेते हैं एक बार बी सी डी ऑप्शन के बारे में क्या है। फिर बी ऑप्शन है हमारे पास, रिसाइकलिंग अ ग्लास इंक्रीजेज इट्स क्वालिटी। ग्लास की रिसाइकलिंग करने पे उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का रिसाइकल करने पे उसकी क्वालिटी बढ़ती नहीं है। ठीक है, फिर है मेटल डू नॉट रिटेन्स इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑन रिसाइकलिंग। मेटल
जब रिसाइकल करते हैं मेटल्स का तो वो अपनी क्वालिटी और प्योरिटी मेंटेन नहीं रख पाता है या रिटेन नहीं कर पाता है। रिटेन मतलब जैसा क्वालिटी था वैसा ही क्वालिटी रहना, तो ऐसा है। मतलब मेटल्स जो हैं वो अपनी जैसी क्वालिटी थी उनकी रिसाइकल करने से पहले वैसी ही क्वालिटी रहती है, उनकी प्योरिटी भी वैसी रहती है। मतलब मेटल्स के ऊपर ना के बराबर चेंज आता है रिसाइकलिंग के दौरान या रिसाइकलिंग के बाद। और लास्ट ऑप्शन है प्लास्टिक हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक प्लास्टिक जो है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। तो ऐसा तो नहीं है, प्लास्टिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होता है। खैर, तो बी और सी और डी ऑप्शन ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है पहला, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक डाउनग्रेड्स इट्स क्वालिटी। बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन से हैं जो कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। तो पहला है कोल। तो क्या ये इनएग्जॉस्टिबल है? तो पहले समझते हैं इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। मतलब हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है, हम कितनी भी कोशिश कर लें जिसको खत्म नहीं कर पाए। जैसे कि कॉमनली हम वर्ड यूज करें तो हवा, हवा को हम खत्म नहीं कर सकते। तो एयर जो है एक तरह का इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। तो इन चारों में से कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल ये तीनों के तीनों एग्जॉस्टिबल हैं, खत्म किए जा सकते हैं। इवन हम जानते हैं, कोल के बारे में पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि कोल जो है एग्जॉस्टिबल है और कुछ ही सालों में, मतलब आने वाले 50-60 सालों में कोल जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सनलाइट जो है ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि नेप्थलिन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। नेप्थलिन बॉल जो कि कोल तार से ऑब्टेन होते हैं, उनका क्या यूज किया जाता है, मतलब उनका यूज क्या है। तो पहला है मॉस्क्यूटो रिपेलेंट। तो नहीं, नेप्थलिन बॉल जनरली हम जानते हैं कि हम इसको यूज करते हैं अपने कपड़े वगैरह में रखते हैं, ट्रंक्स वगैरह में, सूटकेस ब्रीफकेस वगैरह में, यहाँ पे हम कपड़े रखते हैं। क्यों? ताकि कपड़ों से अट्रैक्ट होने वाले मॉथ जो है, जो चीजें हैं, जो इंसेक्ट वगैरह हो गया, ये सब उनसे अट्रैक्ट होकर के हमारे कपड़ों को खराब ना करें। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑप्शन मॉथ रिपेलेंट। तो नाइन्थ का आंसर होगा हमारे पास मॉथ रिपेलेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इनमें से कौन है। अच्छा नहीं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की क्वालिटी मतलब के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। तो बोला गया अनलिमिटेड इन क्वांटिटी। एग्जॉस्टिबल अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड होता है। नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर, नहीं नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लिमिटेड इन क्वांटिटी इज द करेक्ट वर्ड। तो एग्जॉस्टिबल वाले जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब लिमिटेड होते हैं। डी ऑप्शन है नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसा नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही वो एग्जॉस्ट होते हैं, मतलब खत्म होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोल। इनमें से कोल का कौन सा फॉर्म है विच प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ हीट देन अदर ऑन बर्निंग। इनमें से कौन है कोल का फॉर्म जिसको बर्न करने पे काफी लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है बाकियों से। तो एंथ्रासाइट, हम जानते हैं एंथ्रासाइट कोल का बहुत ही अच्छा फॉर्म है जिसमें कार्बन का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। बिटुमिनस उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का है लेकिन अच्छा है। लिग्नाइट सबसे खराब क्वालिटी का कोल माना जाता है। ठीक है, कोक जो है वो जब हम कोक प्रोड्यूस होता है तब जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल का, तब वहां से कोक प्रोड्यूस होता है। और हम जानते हैं कोक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है और ये हीट भी काफी अच्छा प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारे पास लिग्नाइट। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है लिग्नाइट। लिग्नाइट ही वो फॉर्म है जो कि काफी लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द क्रूड ऑयल। इनमें से कौन से प्रोसेस से क्रूड ऑयल के वेरियस कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करके क्रूड ऑयल के कंपोनेंट को निकालना इम्पॉसिबल है।
बॉइलिंग करने से भी दिक्कत है, क्योंकि बॉईल करने से क्रूड ऑयल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है। तो ये सब चीजें बॉईल करने से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होकर सब एक साथ निकल जाएंगे। तो इसीलिए इसका क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। तो हम थर्ड ऑप्शन की तरफ देखें, तो थर्ड ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आर टू डिफरेंट थिंग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसी सॉल्यूशन का हम तब करते हैं जब उस सॉल्यूशन के अंदर से जो चीजें प्रेजेंट है जिनको हमें अलग करना है, कंपोनेंट्स को, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, तब ऐसे केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डज नॉट प्रोड्यूसेस, इनमें से कौन सी चीजों को प्रोड्यूस नहीं करता है। पहला ऑप्शन है कोल गैस, हम जानते हैं कोल गैस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस है। कोल तार भी इसी से प्रोड्यूस होता है। और ये जो ऑप्शन आप लोग सी ऑप्शन देख पा रहे हैं, अमोनियकल लिकर, ये भी कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होने वाली चीजें हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस ना हो। हमसे पूछा गया था कौन कौन से प्रोड्यूस नहीं होते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है द स्मेल ऑफ द एलपीजी, एलपीजी का जो स्मेल है वो किस चीज के प्रेजेंस की वजह से है। हम जानते हैं एलपीजी एक गैस है जो कि हम घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो मान लीजिए कभी एलपीजी गैस अगर लीक हो रहा होगा तो उसका स्मेल हमें पता कैसे चलेगा। एक्चुअली में एलपीजी का खुद का कोई स्मेल होता नहीं है, तो इसीलिए एलपीजी के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल डाला जाता है, मतलब उसका एक खास स्मेल, जो कहीं भी अगर वो गैस रिलीज हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो एलपीजी ही है। पूरी दुनिया में उसी चीज का इस्तेमाल होता है एलपीजी में वो स्मेल डालने के लिए। तो इसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। तो 14th का आंसर होगा हमारे पास ए, इथाइल मरकैप्टन। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वाई सीएनजी इज कॉल्ड अ क्लीन फ्यूल, सीएनजी को क्लीन फ्यूल क्यों कहा जाता है। तो अब हमें इसमें से आंसर देना है, ऐसा क्या है कि सीएनजी क्लीन फ्यूल है। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो बोला गया है इट इज अ गुड फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स इजिली एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, गुड की जगह गॉड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे गुड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो इट इज अ गुड फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स इजिली एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और इजिली बर्न होता है। पहली बात सही कहा जा रहा है लगभग। आगे बढ़ते हैं। इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम, ये स्मोकलेस फ्लेम से बर्न होता है, मतलब बिना धुआं प्रोड्यूस किए बर्न होता है। एंड कॉजेज नो एयर पोल्यूशन, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, ये भी सही बात है। सीएनजी का इस्तेमाल इसीलिए आजकल के व्हीकल्स में हो रहा है ताकि एयर पोल्यूशन ना के बराबर हो। सी ऑप्शन की बात करें तो बोला गया है इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग, ये किसी भी तरह का पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है बर्न होने के दौरान, तो ये भी बात सही है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और यहां पे आप लोगों का तेजस वाला सेक्शन जो है कंप्लीट होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं तेजस वाले क्वेश्चन जो थे ज्यादा आसान थे, जिनका आंसर आप तुरंत तुरंत देते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका नाम तेजस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम मंथन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। मतलब चैप्टर को अगर हमने थरली नहीं पढ़ा है तो इसके लिए आंसर देना हमारे लिए मुश्किल होगा। चलिए तो बात करते हैं मंथन क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द सेलुलोज पॉलीमर, सेलुलोज जो एक पॉलीमर है ये किन चीजों से मिल करके बना होता है, मतलब इनका इसका यूनिट क्या होता है, किन मोनोमर यूनिट्स को यहां पे मैं नाम बोलना चाहूंगा। पॉलीमर एक्चुअली में लॉन्ग चेन होते हैं, ठीक है,
छोटे छोटे यूनिट्स के, जिनको हम नाम देते हैं मोनोमर। ठीक है, तो वो कौन से मोनोमर है जिनको ज्वाइन करने पे पॉलीमर सेलुलोज बनता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ग्लूकोज, स्टार्च, बेकलाइट और इथीन। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका ग्लूकोज। जो सेलुलोज पॉलीमर है वो ग्लूकोज से बनता है, मतलब ग्लूकोज मोनोमर को ज्वाइन करने से बनता है। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं जिसकी वजह से सेलुलोज पॉलीमर तैयार होता है। तो 16 का आंसर होगा हमारे पास ए। 17 की बात करें तो द नेम ऑफ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पहला, सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर जो दुनिया ने बनाया था वो कौन सा था? तो इसका आंसर होगा हमारे पास नाइलॉन। नाइलॉन वो पहला सिंथेटिक फाइबर है जो वर्ल्ड में बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, इनके डेट्स के बारे में भी डिस्कशन आपकी बुक में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। The synthetic fiber which contain the same organic group that gives fruit their smell, sweet smell। अच्छा, यहां पे कहा गया आपसे कि वो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, मतलब सॉरी, वो सिंथेटिक फाइबर कौन सा है जो कि कंटेन करता है वही ऑर्गेनिक ग्रुप, सेम ऑर्गेनिक ग्रुप जो कि फ्रूट्स को उसके स्मेल प्रोवाइड करते हैं। मतलब फ्रूट में जो स्मेल होता है, जैसे आम की खुशबू हमें आती है, इमली की खुशबू हमें आती है, वो खुशबू देने वाला जो ऑर्गेनिक ग्रुप है जो फ्रूट को प्रोवाइड कर रहा है वो खुशबू, वही वो ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा इनमें से प्रेजेंट होता है, इनके अंदर हम यूज करते हैं उसको। तो पहला है रेयन। रेयन में रेयन हम जानते हैं वुड पल्प से बनाया जाता है, तो इनके अंदर तो हमने कोई ऐसा ऑर्गेनिक ग्रुप स्पेशली नहीं डाला है। नाइलॉन भी नहीं होता है, एक्रिलिक वुल का सब्स्टिट्यूट है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर में जो आप लोग देख पा रहे होंगे जो वर्ड है यूज किया गया है यहाँ पे ईस्टर। ईस्टर एक तरह का ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि स्वीट स्मेलिंग होता है, जो कि नेचुरली स्वीट स्मेलिंग होता है। तो पॉलिस्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईस्टर ये वही ऑर्गेनिक ग्रुप है जो कि फ्रूट को उसका स्मेल प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास पॉलिस्टर 18 का डी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है टेरिलीन बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टेरिलीन जो है वो किस तरह के सिंथेटिक फाइबर से बिलोंग करता है? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गया है। पहला ऑप्शन है बेकलाइट, दूसरा ऑप्शन है पॉलिस्टर, तीसरा ऑप्शन है मेलामाइन और चौथा ऑप्शन है एक्रिलिक। तो अगर हम बेकलाइट की बात करें तो बेकलाइट एक थर्मोसेट प्लास्टिक होता है, तो टेरिलीन इससे तो बिलोंग नहीं कर सकता है। सिमिलरली मेलामाइन से भी बिलोंग नहीं कर सकता है और ना ही एक्रिलिक से, क्योंकि एक्रिलिक भी हमारा एक तरह से आर्टिफिशियल वुल है, मतलब सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल वुल है। तो हमने पढ़ा था कि पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म होता है टेरिलीन, तो इसीलिए वो सिंथेटिक फाइबर जिससे टेरिलीन बिलोंग करेगा वो होगा हमारे सामने पॉलिस्टर। इसीलिए 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है टेरिकॉट इज मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। टेरिकॉट दो तरह के फाइबर्स को मिक्स करके बनाया जाता है और पूछा गया वो दोनों फाइबर्स कौन से हैं। दो फाइबर्स आर, मतलब इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास दो दो फाइबर्स का ग्रुप है जिसमें से हमें डिसाइड करना है कि टेरिकॉट किन दो फाइबर के मिक्सचर से बना हुआ है। तो अगर हम टेरिकॉट वर्ड को देखें तो टेरिकॉट वर्ड का वर्ड टेरी, ये टेरिलीन से आया है, और कॉट वर्ड का मतलब कॉट, ये जो आया है कॉटन से आया है। तो इसका मतलब तो टेरिकॉट जो है वो टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर है। एंड इन जस्ट above question number 19 we just have discussed that टेरिलीन is a kind of polyester। टेरिलीन एक तरह का पॉलिस्टर है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन क्या होना चाहिए, या तो टेरिकॉट मतलब टेरिलीन एंड कॉटन, या तो होना चाहिए पॉलिस्टर एंड कॉटन। और हम अपने ऑप्शन डी को देखें तो ऑप्शन डी हमारा है कॉटन एंड पॉलिस्टर। दैट इज वाई हम कह सकते हैं टेरिकॉट जो है कॉटन और पॉलिस्टर को मिला करके बना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। द केमिकल नेम फॉर कॉटन इज, कॉटन का केमिकल नेम क्या है? तो कॉटन का केमिकल नेम होता है सेलुलोज। ठीक है, ग्लूकोज सेलुलोज का मोनोमर होता है और कॉटन एक तरह का प्रोटीन नहीं है। हम जानते हैं हम सिल्क के बारे में, सिल्क एक तरह का प्रोटीन होता है क्योंकि वो सिल्क मॉथ जो है एक तरह का खास प्रोटीन रिलीज करती है, उसकी वजह से सिल्क बनता है। और ये कॉटन नेचुरल फाइबर तो है ऑप्शन डी की बात करें तो,
लेकिन ये इसका केमिकल नेम नहीं है। तो केमिकल नेम कॉटन का होता है सेलुलोज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया हमसे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ रीजेनरेटेड नेचुरल फाइबर, मतलब इनमें से कौन से जो चार ऑप्शन है कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि रीजेनरेट किया गया है, नेचुरल फाइबर को रीजेनरेट करके बनाया गया है। तो कॉटन इज इटसेल्फ अ नेचुरल फाइबर, सो इट कैन नॉट बी अ रीजेनरेटेड फॉर्म, hence our option will be other three, and the other three are rayon, nylon and polyester। तो इन्हीं तीन में से कोई एक होना चाहिए। अगर हम बात करें पॉलिस्टर की तो पॉलिस्टर पूरी तरह से केमिकली बनाया जाता है, सिमिलरली नायलॉन भी पूरी तरह से केमिकली बनाया जाता है। तो रेयॉन की बात करें तो रेयॉन को बनाने के लिए जो सामान का यूज होता है वो एक तरह से नेचुरली है, मतलब ये पल्प ऑफ द ट्री से बनाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि रेयॉन जो है एक तरह का रीजेनरेटेड नेचुरल फाइबर है। दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रेयॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द वर्ड मर वर्ड जो है कहां पे, इन द कंपाउंड वर्ड पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर जो है वो दो तरह के वर्ड से मिलके बनता है, एक पॉली एंड एक मर। तो पॉलीमर में पूछा गया है मर वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, ठीक है, और मर वर्ड जो आता है वो आता है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट। तो सिंगल यूनिट जिनको मोनोमर्स कहा जाता था उनको ज्वाइन करने से एक पॉलीमर क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे द वर्ड मर जो है इसका मतलब है यूनिट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल फाइबर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेचुरल फाइबर के लिए जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब नेचुरल फाइबर के बारे में गलत बोला गया है। तो पहला ऑप्शन हमसे बोलता है नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। सही बात है, नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल से ही मिलते हैं। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से मिलता है, वुल एक नेचुरल फाइबर है जो एनिमल से मिलता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन का मतलब ये दोनों चीजें जो बताई गई हैं पहले ऑप्शन में करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन बोला गया था सिल्क फाइबर इज मेड फ्रॉम प्रोटीन। जस्ट अबव इन क्वेश्चन 20 आई हैव डिस्कस्ड दैट सिल्क is a kind of protein because the silk moth releases a special type of protein and from which silk is made. So option B भी correct है। ऑप्शन सी की बात करें द वुल इज द बेस्ट नेचुरल फाइबर यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर। सही बात है, वुल एक बहुत बढ़िया फाइबर है, नेचुरल फाइबर है जो कि हमें कोल्ड से बचाता है विंटर्स में। तो ऑप्शन डी बच गया। ऑप्शन डी है द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन द थ्रेड ऑफ स्टील। हमने पढ़ा था चैप्टर में सिल्क वाले सेक्शन में कि सिल्क का यार्न मतलब सिल्क का जो धागा होता है अगर कंपेरेबल साइज का मतलब उसी साइज का अगर हम स्टील वायर लेते हैं जितना मोटा हमारा सिल्क का धागा होगा तो सिल्क का धागा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू स्टील। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था नॉट, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्गर। तो इसीलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 25 पे पहुंचते हैं। बोला गया पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम। पेट्रोलियम किन चीजों से मिल करके बना था या किन चीजों से, किन ऑर्गेनिज्म से बना था। तो क्या वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग ऑन द लैंड थे, मतलब क्या सिर्फ जमीन पे रहने वाले जानवरों की वजह से पेट्रोलियम बना था, या वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेजर्ट में रहते हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो कि समुद्र में थे, या वो ऑर्गेनिज्म जो कि रॉक्स में पाए जाते थे। तो हम जानते हैं पेट्रोलियम हमें मिलता कहाँ से, हमें पेट्रोलियम मिलता है समुद्र में से। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पेट्रोलियम जो है वो उन ऑर्गेनिज्म से बना था मतलब जो कि समुद्र में रहते थे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कोल। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। कोल जो है किन के रिमेन्स से बना था। तो कोल जो है वो एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर थे जिनके दब जाने की वजह से, मिट्टी के अंदर दब जाने की वजह से कोल का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब अब हमें इन चारों ऑप्शन में से
जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको चूज करना है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स, मतलब नेचुरल गैस को पाइप से ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल, मतलब हमारे लिए आसान काम नहीं है ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एलपीजी का ही एग्जांपल लें तो एलपीजी जो है गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में हमारे घर में एलपीजी जो है वो पाइपलाइन के थ्रू ही पहुंचे, जिससे सिलेंडर लेने के लिए हमें बार बार ना जाना पड़े, ना आना पड़े, और ना ही सिलेंडर का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है हमारे लिए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया गया है डिफिकल्ट। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में बोला गया द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज का ना होना। तो नेचुरल गैस का ये डिसएडवांटेज है इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग्स इन होम, मतलब उसको डायरेक्टली बर्निंग के लिए हम घर में यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, नेचुरल गैस जैसे कि बायोगैस की बात करें, हम जानते हैं बायोगैस एक ऐसा खास गैस है जो मतलब एक तरह का गैस है जिसको हम घर में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के लिए, या एलपीजी की बात करें डायरेक्टली हम एलपीजी को यूज़ करें एक तरह से कुकिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज तो नहीं है। सी ऑप्शन बोला गया द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है और उसको सीएनजी कहते हैं। तो नेचुरल गैस, सही बात है, नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे स्टोर करके उसे सीएनजी तो नाम देते हैं, क्योंकि सीएनजी का मतलब क्या होता है, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब अ नेचुरल गैस विच इज कंप्रेस्ड इन इट्स फॉर्म। एंड हाउ कैन इट बी कंप्रेस्ड, इट इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तब भी ऑप्शन डी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन डी बोला गया एलपीजी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, एलपीजी लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसलिए होगा क्योंकि एलपीजी लिक्विड स्टेट में पाया नहीं जाता है। एलपीजी को लिक्विड स्टेट में हम चेंज करते हैं, मतलब वो होता गैस ही है, इसका नाम पेट्रोलियम गैस ही है, बस क्योंकि इसको लिक्विफाई कर दिया जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज कर लिया जाता है हाई प्रेशर अप्लाई करके, दैट इज वाई इट इज लिक्विड इन स्टेट। बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहेगा और लिक्विड स्टेट में ही पाया जाएगा। तो एलपीजी प्रोड्यूस कहाँ से होता है, एलपीजी प्रोड्यूस होता है जब हम पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो वहां से एलपीजी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक तरह से फिलअप है, इसमें तीन मतलब ब्लैंक्स हैं जिसको हमें फिल करना है। अब उन तीनों ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, बात करते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 28 है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स मतलब बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं ये। द अर्थ हैड डेंस, अर्थ के पास कुछ था डेंस, डेंस मतलब काफ़ी घना। इन द लो लाइंग वेटलैंड मतलब गीली जमीन पे, जो कि अर्थ के ऊंचे सरफेस से नीचे थे, मतलब ये प्लेन्स की बात कर रहा है, मतलब प्लेन्स जो कि गीला था वहाँ पे कुछ डेंस चीज़ मौजूद था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हुई, जैसे कि वही हमें फिल करना है यहाँ पे, लाइक क्या होना चाहिए कि कौन सा नेचुरल प्रोसेस था। इट गॉट ब्यूरीड अंडर, क्योंकि वो अंदर दब गया, किस चीज़ के अंदर दब गया ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कोल फॉर्मेशन की बात हो रही है कि अर्थ के पास डेंस फॉरेस्ट था, कहाँ पे, लो लाइंग वेटलैंड में। और नेचुरल प्रोसेस मैंने जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में बताया था कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो फ्लड की वजह से, फ्लड आने की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे गिर करके मिट्टी के अंदर दबे रह गए थे, और मिट्टी के अंदर दबे रहने की वजह से वो कोल का फॉर्म मतलब कोल के फॉर्म में चेंज हो गए बहुत सालों बाद। तो इसका आंसर होना चाहिए, पहला ऑप्शन होना चाहिए फॉरेस्ट, दूसरा होना चाहिए फ्लड एंड तीसरा होना चाहिए सॉइल। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया है विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेटलिंग रोड दीज डेज। आजकल रोड को मेटलिंग, मेटलिंग वर्ड का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा मेटल बनाया जा रहा है, रोड को मेटलिंग कहने का मतलब रोड की सरफेसिंग, रोड बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कोल तार के अलावा। मतलब कोल तार के प्लेस पे, पहले कोल तार का बहुत इस्तेमाल होता था, अब कोल तार के प्लेस पे हम कुछ और यूज़ करते हैं।
तो कोक तो यूज़ नहीं करते हैं, कोक तो काफ़ी अच्छा मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अच्छा अमाउंट ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। कोल तार खुद ही नहीं हो सकता है क्योंकि कोल तार की जगह पे कुछ और यूज़ किया जा रहा है। चारकोल भी नहीं हो सकता है, तो हमारे पास बचता है बिटुमेन। बिटुमेन ही है, जैसा कि बुक में कहा भी गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं बुक में, बिटुमेन इज यूज दीज डेज फॉर मेटलिंग रोड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए। पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा? अब ये पीसीआरए क्या चीज है? बोला गया विच एडवाइजेस पीपल, जो कि पीपल्स को मतलब लोगों को एडवाइस देती है। किस तरह का एडवाइस? ऑन हाउ टू सेव पेट्रोल, डीजल, किस तरह से डीजल और पेट्रोल को बचाएं, इसके ऊपर वो लोगों को एडवाइस देती है। कब? वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते वक्त आपको ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे आप अपना पेट्रोल और डीजल बचा सकें। तो पीसीआरए एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है जो कि लोगों को बताती है, एडवाइस करती है। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इज करेक्ट है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें अच्छी से समझ में आ गई होंगी, आप लोगों को सारे आंसर्स अपने मिल गए होंगे, तो आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।